हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 12 तक। देखिए यहाँ पे हमने आंतरिक कारक और बाह्य कारक ध्यान के जो होते हैं प्रभावित करने वाले, उनको पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग राजन सीरीज के बाल विकास पेपर फर्स्ट के अति महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिस प्रकार हूबहू ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना हो गए या जो भी क्वेश्चन हो गए, ये जो नीचे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे और समीक्षा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी डीएलएड और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इस चैनल पे तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। प्रश्न नंबर 13 है, लघुत्तरी प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तथा ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों पर निबंध लिखें। ग्राम शिक्षा समिति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर इसका है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर समाज में बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो, इसके लिए सभी बच्चों में प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। मोटा मोटी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये मूलभूत सुविधाएं, जो न्यूनतम सुविधाएं एक बच्चे के पढ़ने के लिए जरूरी है उनको, और या प्राथमिक शिक्षा में जरूरी है, उनके लिए ये योजना लागू किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह लागू हुआ था कि बच्चों की शिक्षा में क्या हो, एक रूपता हो, यानी कि यूनिफॉर्मिटी हो। ग्राम शिक्षा समिति का कार्य क्या है? आपने इसका कार्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थापना करना, प्राथमिक विद्यालय को प्रबंधन में सहायता करना, यानी कि मैनेजमेंट देखना, उसका भवन बनाना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण रखना, मतलब कितने पुस्तक आए, कितने बच्चों को दिया गया, कितने बांटा गया, और उनके भवन का देखरेख और उसके भवनों का प्रबंधन और निर्माण, कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य करते हैं। विद्यालय से संबंधित भौतिक संसाधन जैसे शौचालय, हैंडपंप आदि की व्यवस्था करना, विद्यालय की साज सज्जा पर ध्यान देना, बालिका शिक्षा के लिए अभिभावकों को जागरूक करना, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करना, ये सारे काम क्या है? ग्राम शिक्षा समिति के कार्य हैं। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को विस्तृत व्याख्या करना है। देखिए, जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि बच्चों की बुद्धि का विकास, यानी कि कॉग्निशन, थिंकिंग, लर्निंग किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को लिया, यानी कि इन्होंने अपने बच्चों के ही एक्सपेरिमेंट में ले लिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट के विकास का प्रतिपादन किया। पियाजे ने कहा, बच्चा अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे देखना, रोना, वस्तुओं को पकड़ना, चूसना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। जैसा कि आपको पता भी है कि बच्चे रोते हैं, वस्तुओं को पकड़ते हैं, अपने अंगूठे को चूसते हैं, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह क्या होता है? बुद्धिमान बनता है, उसके बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है। पियाजे के सिद्धांत के कुछ विचार इस प्रकार हैं। क्या निर्माण और खोज हैं? प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने हेतु क्रियाशील होता है। ठीक, वह यह जानने के लिए प्रयासशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्व से मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। जिन पियाजे का मानना है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। कार्य क्रिया का अर्जन, यानी कि पहला निर्माण और उसका हो गया, खोज का, और दूसरा क्या हो गया? कार्य क्रिया का अर्जन। इनका दूसरा विचार है, कार्य क्रिया का अर्थ उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है।
यानी कि रिवर्सिबिलिटी है। प्रत्येक कार्य क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना एवं दो टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्य क्रिया है। कार्य क्रिया की मदद से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्य क्रिया का अर्जन है। यानी कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसे बिगाड़ रहा है तो बनाने में भी सक्षम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कार्य क्रिया का अर्जन हो जाएगा। और बच्चा क्या कर रहा है, निर्माण और खोज है उसके अंदर है, नए नए चीज़ों को सीखना चाहता है, अपने विकास, अपने में माइंड को बढ़ाना चाहता है, अपने कॉग्निशन लर्निंग थिंकिंग को बढ़ाना चाहता है। ये क्या हो जाएगा, निर्माण और खोज वाले में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीन पियाजे ने बाल विकास बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आप क्या समझते हैं। बालक में वृद्धि के यानी कि पियाजे का जो सिद्धांत है, जो 4 स्टेज दिए हैं, वो चारों स्टेजों को क्या करना है, परिभाषित करना है, समझाना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जिन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। ये पहला क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये क्या हो जाएगा, अमूर्त यानी औपचारिक यानी कि फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। यानी कि 4 अवस्था दिए हैं। पहला सेंसरी मोट पहला क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल सॉरी हाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाओं का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया था। स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे। पहले वाले का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों की बुद्धि उनके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। यानी कि ये जन्म से 2 वर्ष के बालक जब होते हैं, यानी कि शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उनकी बुद्धि उनके कार्यों के द्वारा ही व्यक्त होती है। चादर पर बैठा बालक चादर पर बड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोने लगता है, रो करके वो अपनी भूख की स्थिति को बताता है। यानी कि अपने सेंसेस से वो अपने सारे काम को करना चाहता है। दूसरा स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि संक्रियात्मक यानी कि ऑपरेशनल स्टेज से पूर्व। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि जो संक्रिया से पूर्व है, यानी कि बालक जो भी अपने आसपास की वस्तुओं चीज़ों को देखता है उसे पहचानने में और उसको डिफ्रेंशिएट करने में, भेद करने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जीन पियाजे के किस अवस्था में भाषा का विकास शुरू हो जाता है, तो किसमें, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने विभेद करने में सक्षम हो जाता है बालक जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, तो क्या जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष तक है। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या है, जन्म से 2 वर्ष है। ये इंद्रिय जनित गामक दो जन्म से 2 वर्ष हो जाएगा। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। एज डिवाइडेशन याद करना जरूरी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि मूर्त चीजों को देखने की उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। यानी कि वो मूर्त चीजों की, मूर्त घटनाओं की ओर क्या होता है, एबिलिटी आ जाती है, उसे सोचने समझने की, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगता है और प्रारंभ कर देता है। यह क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। नाम से क्लियर है, मूर्त तो मूर्त से रिलेटेड है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था 11 वर्ष से आगे है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता
एवं संप्रेषणशीलता यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, बालक उसमें अभी स्टार्ट करता है घटना के बारे में सोचना। लेकिन जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बालक के कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी एबिलिटी है, ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब समस्या समाधान करने की उसके अंदर क्षमता जब बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान और रुचि का संबंध बताइए। ध्यान और रुचि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि रुचि के अभाव में ध्यान नहीं लगता। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है किसी चीज के प्रति, वस्तु स्थान के प्रति या सब्जेक्ट के प्रति, तो उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें रुचि होना आवश्यक है। अतः ध्यान और रुचि क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, या एक दूसरे से अंतःक्रियात्मक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्योंकि बाल विकास की क्यों आवश्यकता पड़ती है, बाल विकास को पढ़ने की क्यों आवश्यकता होती है और इसके महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो देखिए यहाँ पे निम्न बिंदुए समझ सकते हैं। बालक के वृद्धि एवं विकास की समस्त स्थितियों अर्थात विभिन्न पहलू जैसे उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इस बात का ज्ञान हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करता है, इसीलिए हमें बाल विकास को आवश्यकता होती है। इसका सेकेंड लाइन क्या है, प्रत्येक बालक में बुद्धि एवं विकास की गति एक समान नहीं होती। जैसा कि आपको पता है, कोई बालक बचपन में कमजोर होता है, कोई तेज होता है, कोई आगे चल के तेज होता है, कोई पहले कमजोर होता है। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि सारे बच्चे अपने आप में क्या है, अलग हैं। ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं सारे बच्चों के अंदर, सारे लोगों के अंदर। बालक के बुद्धि एवं विकास की प्रगति का ज्ञान कर लेने के बाद बालक भविष्य में कैसा और क्या बन सकता है, हम अनावश्यक श्रम तथा निराशाओं से अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है, बालक के वृद्धि एवं विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही उत्तरदायी हैं। हम इस बात का ज्ञान वातावरण में सुधार लाकर बालकों का अधिकाधिक कल्याण कर सकते हैं तथा यह आवश्यकता इसके लिए हमें प्रेरित करती है। यानी कि बालक को अच्छा परिवेश दें। वृद्धि एवं विकास की दिशा में परिणाम संबंधी सिद्धांत यह बताते हैं कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विशेष अवस्था एवं आयु में बालक का विकास के ज्ञान से इस विषय में मदद ली जा सकती है। बालक के भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात का ज्ञान हमें सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। ठीक, अगर सिद्धांत को हम जानेंगे, समझेंगे कि बालक का क्या वृद्धि विकास क्या होगा आगे चल के, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम सिद्धांतों से ही जान पाएंगे। बालक के आने वाली समस्याओं और परिवर्तनों हेतु अपने आप को तैयार करने में समर्थ हो सकते हैं। इसी में बाल विकास का आवश्यकता है और इसका महत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को निम्न अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। विभिन्न विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार दिए हैं। इनमें सर्सन का यह मत है कि नवजात शिशु केवल दो प्रकार के संवेग, दुख और सुख का अनुभव करता है। सुसेन आइजेक का मानना है कि नवजात शिशु में भय, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष के संवेग पाए जाते हैं। यानी कि इनमें विभिन्न मतभेद हैं तथा इन संवेगों को वह शुरू से ही अनुभव करता है। 6 माह की अवस्था में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचाना जा सकता है। मुस्कुराहट, कूदना, कूजिंग हर्ष के चिन्ह है। रोना, मांसपेशी तनाव, यह दुख के लक्षण है। 1 वर्ष के बच्चे के संवेगों को पहचानना कठिन होता है। एक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट है कि एक बच्चे के कमरे में यदि रोते हुए बच्चे को बिठा दिया गया तो वह बच्चा भी रोने लगेगा। निष्कर्ष रूप में इस अवस्था में बच्चे व्यक्तियों के चेहरों को देखकर कुछ सीमा तक संवेगों का पता लगा लेते हैं। देखिए पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था से पहले की अवस्था।
इस अवस्था में संवेग दो अवस्थाओं में तीव्र गति से उत्पन्न होता है, एक 3 वर्ष की आयु में तथा दूसरे 5 वर्ष तथा 6 वर्ष की आयु में। इस उम्र में भय एवं क्रोध की प्रधानता होती है। अधिक खेलना, खिलौना टूट जाना, अच्छा भोजन मिलना, खेलने की बाधा आदि थकान एवं क्रोध के कारण है। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, इससे उसका मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों में संवेग अलग अलग होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। यह उत्तर बाल्यावस्था विकास क्रम 6 से 12 वर्ष की आयु का माना जाता है। इस काल में संवेगात्मक विकास की प्रबलता क्रमशः कम होने लगती है। बालक अपने द्वारा किए गए कार्य की अच्छाई तथा बुराई का स्वयं जानने लगता है। इस अवस्था में बालक स्वाधीन रहना चाहता है। स्वाधीनता में अवरोध होने पर वह क्रोधित हो जाता है। एक अध्ययन के आधार पर बालक गंभीर एवं आक्रामक प्रकार का व्यवहार अपने परिवार से सीखते हैं। इस अवस्था में बालक क्रोध अथवा ईर्ष्यावश लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को खेल बिगाड़ना, चुगली करना, हंसी उड़ाना, दूसरों की वस्तुएं तोड़ देना आदि कार्य करते हैं। कुछ बालक हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और वह अपनी समस्याओं का समाधान हिंसात्मक ढंग से करते हैं। इस अवस्था में बालक अपने स्नेह का प्रदर्शन शारीरिक स्पर्श, स्नेहपूर्ण शब्द भी हंसी पूर्व मुस्कान के साथ करता है। तो जैसा कि आप लोग देख लीजिए, शैशवावस्था में इस तरह के संवेगात्मक विकास होते हैं, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता यानी कि क्रिएटिव एबिलिटी का विकास किस प्रकार किया जाता है। तो निम्न उपाय होने चाहिए। पहला, उसका मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए। किसी भी बालक में क्रिएटिव विकास करने के लिए दो दशाएं हैं, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकल उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और उसके वैज्ञानिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। जब बालक मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है तभी ये दोनों स्थितियां बनती है। अतः इन दोनों स्थितियों को प्राप्त करने के लिए बालक का स्वस्थ होना आवश्यक है मेंटली तौर पे। और उसके क्या होना चाहिए, फैक्ट का ज्ञान रहेगा तभी तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। तो तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। बालकों को तथ्यों का ज्ञान कराने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वो बालकों को समस्या के समाधान के विविध तत्वों की जानकारी देते हैं। टीचर का बहुत योगदान होता है तथा उनके प्रयोग के लिए उत्प्रेरित भी करता है। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स क्या करता है, टीचर बताता है आपको। प्रतिफल पर विचार करना चाहिए, यानी कि वो बच्चा कैसे समझ रहा है, समझ के क्या वो उत्तर दे रहा है और क्या वो अपने आप को कंसीडर कर रहा है, वो रिटर्न क्या कर रहा है। किसी भी कार्य को करने का क्या परिणाम होगा, इस पर चिंतन करने के लिए बालकों को प्रेरित करना चाहिए। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को करोगे या इस एक्टिविटी को करोगे तो इसका क्या उत्तर होगा, इस पर, इस चीज पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालकों को मोटिवेट करना चाहिए। इस प्रकार के मानसिक अभ्यास से बालकों में क्रिएटिविटी का विकास होगा। इमेजिनेशन होगा तभी क्रिएटिव होगा वो बच्चा। कल्पना को मूर्त रूप देना ही क्या है, सृजनात्मकता है। यानी कि हम जो भी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हाँ उस चीज का पिक्चर ऐसे हो सकता है, अच्छा चंद्रमा ऐसे होता है, तो हम क्या करें, उसे अपने माइंड में मूर्त रूप दे रहे हैं या बना रहे हैं किसी फॉर्म पे या किसी भी कोई भी टीएलएम के रूप में बना रहे हैं, तो क्या है, सृजनात्मकता है। अतः बालकों में कल्पना शक्ति का विकास हो, इसके लिए उन्हें पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मौलिकता का स्पष्टीकरण होना चाहिए। तथ्यों के अनुरूप मौलिकता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। बालकों की प्रतिष्ठा भौतिक एवं नवीन कार्यों को करने से बढ़ती है और नई, और इसी कारण से वे सृजनात्मक कार्यों में क्या करते हैं, अधिक रुचि लेने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। इमेजिनेशन पावर कैसे डेवलप किया जाएगा बच्चों में, तो कैसा है, भाषा ज्ञान का विकास करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, कल्पना शक्ति। बालक जितना ज्यादा भाषा का ज्ञान बढ़ेगा, जितना भिन्न भिन्न भाषा जानेगा, उसकी कल्पनाशीलता बढ़ती चली जाएगी। भाषा एवं कल्पना क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जितना ज्यादा उसे भाषा आएगा उसके ज्यादा वो क्या इमेजिनेटिव पावर होगा उसके अंदर। बच्चा जब कोई कहानी सुनता है तो उसे संबंधित चीजों की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता है। जब बच्चे के क्या होता है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है तो वह शब्दों के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है।
जैसे हम और आप क्या है, किसी भी चीज़ को देखते हैं, भाषा पढ़ते हैं या सुनते हैं या कोई कहानी देखते हैं, तो क्या होता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, अच्छा वो यहाँ पे ऐसे हुआ, वो हुआ, यहाँ गया, वो गया, तो हम अपने आप में क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप को इमेजिनेटिव बना रहे हैं, कल्पनाशीलता हमारे अंदर आ रही है। तो कहानियाँ या कथाएँ हो गई, कथाएँ या कहानियाँ भी बालक की कल्पना शक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षकों को बच्चों की कहानियाँ, कथाएँ पूरे हाव-भाव के साथ सुनानी चाहिए और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं कहानी सुनने में, जिससे उनकी कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। स्मृति, मेमोरी के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति सीखे हुए को बहुत समय तक याद रखता है। यानी कि जिसका मेमोरी अच्छा होगा, वो चीज़ों को क्या करेगा, बहुत लंबे लॉन्ग टर्म तक याद रखेगा। सीखे हुए को अच्छी तरह स्मरण रखने के लिए पुनरावृत्ति की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास क्या करता है, मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। अच्छे ढंग से सीखा हुआ बहुत समय तक याद रहता है, यानी कि जो भी चीज़ हम पढ़ें उसे अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे से सीखें, वो हमें क्या होगा, अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगा। कठिन एवं जटिल सामग्री की अपेक्षा सरल एवं रोचक, यानी कि अगर देखिए वो ईजी है और रोचक है और इंटरेस्टेड है, तो वो क्या होगा, वो अधिक समय तक याद रहता है। ये तो ऑब्वियस है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट है। बाकी का जो हम लोग है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। यानी कि जन्म से, यानी कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे की क्या सामाजिक भावना होती है, कैसे विस्तार होती है, उन्हें समझाना है। या तो आप लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था या बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में डिवाइड करते हुए एक एक को क्या करिए, परिभाषित करते हुए लिखिए, या सबको एक ही में लिखिए। लेकिन सबसे अच्छा रहता है हेडिंग डाल डाल के लिखना। शैशवावस्था में एवं सामाजिक विकास, शिशु जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। उसके शरीर मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता चला जाता है। इस समय उसका सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है, बच्चे का कहाँ सामाजिक विकास होता है और परिवर्तन होता रहता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था में प्रारंभ होती है, जन्म से 6 वर्ष के बीच में होती है। शैशवावस्था में प्रथम माह में वह साधारण और मानव की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि जब शैशवावस्था में बच्चा होता है, पहले माह में वो क्या होता है, मानव में और साधारण लोगों में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है कि यह किसका आवाज़ है। परंतु दूसरे माह वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। यानी कि पहले माह में आवाज़ नहीं पहचानता है बच्चा, दूसरे माह से आवाज़ पहचानने लगता है। तीसरे माह तक वह माता को भी पहचानने लगता है और चौथे माह किसी को पास आते देखकर प्रसन्न होने लगता है। पांचवें माह में क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है। 2 वर्ष में वह वयस्कों के समान कार्य करने लगता है तथा तीसरे वर्ष तक उसका सामाजिक विकास उस तक सीमित रहता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास शैशवावस्था में तो हो गया कि 1 वर्ष में नहीं पहचान पाता है, दूसरे वर्ष में पहचान जाता है, तीसरे वर्ष में अपने माता पिता को पहचानने लगता है, चौथे वर्ष में किसी अजनबी को पहचानने लगता है, रोने लगता है, उसके अंदर संवेदनाएं आ जाती हैं। और बाल्यावस्था में कैसा होता है सामाजिक विकास, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। चूंकि ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, बाल्यावस्था प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। वह नए वातावरण के साथ क्या करता है, अपने आप को अनुकूलित करने लगता है। वह विद्यालय में किसी न किसी टोली का क्या होता है, सदस्य बन जाता है। बच्चे छोटे छोटे अपने बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं, अपने दोस्त बनाने लगता है और टोली के आदर्शों का पालन करता है। वह समूह का नेतृत्व भी करने लगता है। उसमें शिक्षक के प्रति विशेष सम्मान की भावना का विकास हो जाता है। बालक एवं बालिकाओं में भिन्न भिन्न रुचियां विकसित होने लगती हैं। ये सब क्या है, बाल्यावस्था की सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। और किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था एवं सामाजिक विकास, किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति। ये बालक बालिकाओं का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। कोई कोई साइंस पढ़ता है, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई गृह विज्ञान। उसी आधार पर वे अपने समूहों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड सर्किल बनाते हैं। इन समूहों का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाएं अपने भविष्य के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं। ये बहुत संघर्षशील रहते हैं। किशोरावस्था में बालक बालिकाएं, इन्हें अपने व्यवसाय का चयन करना होता है कि अपने कैरियर के टेंशन रहता है, कौन सा पढ़ाई करें, व्यवसाय करें, क्या करें। किशोरावस्था का क्या है, सामाजिकता का ये विकास होने लगता है। इसी कार्य में सफलता एवं असफलता उनके सामाजिक विकास की दशा निर्धारित करती है। इस प्रकार हमने किशोरावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था में विकास, यानी कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक
हम लोग क्या पढ़ चुके, बच्चों में सामाजिक विकास कैसे होता है। देखिए हमने यहाँ पे लगभग 22 प्रश्नों को इन 3 वीडियोज़ में पढ़ चुका है। तो हम लोग आगे के जो भी लघुत्तरी प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।